हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के पेपर सॉल्यूशंस के बारे में अपन बात करेंगे और साथ ही साथ अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके DSSB में 100 to 100% पूछे जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस और साथ ही साथ अपन बात करेंगे रीजनिंग और मैथ के बारे में भी अपन पूरा ऑल ऑफ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के प्लेटफॉर्म्स के साथ में जुड़े और अपनी तैयारी को एक और लगाम लगाए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। ये क्वेश्चन आया था DSSB में IMNCI। तो इसका आया था कलर कोड का, पिंक कलर कोड के बारे में आया था। तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे। पिंक कलर कोड के बारे में पूछ लिया, क्या पता येलो के बारे में भी पूछ लिया, क्या पता ग्रीन के बारे में भी पूछ लिया जाए, या फिर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए। तो इसकी फुल फॉर्म होगी IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड इलनेस। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। और अब अपन बात करेंगे कलर कोड के बारे में। पिंक कलर कोड का ये क्वेश्चन पूछा गया था। पिंक कलर कोड जिसको अर्जेंट रेफरल की नीड होती है, अर्जेंट रेफरल पिंक कलर कोड। ये देखो मैंने पिंक कलर कोड को भी इसमें ऐड किया है, तो ध्यान रखना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिंक कलर कोड अर्जेंट रेफरल आपको इजी वे में समझ में आ जाए, इसलिए मैंने पिंक कलर कोड को भी इसमें ऐड किया है। अर्जेंट रेफरल की इसमें नीड होती है चाइल्ड को, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस के लिए बनाई हुई है। सेकेंड कलर कोड इसका होगा येलो कलर कोड के लिए स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट और इनिशिएशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा येलो कलर कोड या फिर ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा, तो इसके लिए कलर कोड कौन सा होगा? तो इसके लिए कलर कोड होगा येलो कलर कोड। येलो कलर कोड के लिए स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट और इनिशिएशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए अर्जेंट रेफरल के लिए होगा आपका पिंक कलर कोड। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। ग्रीन कलर कोड के लिए आएगा माइल्ड इलनेस एंड नॉट रिक्वायर्ड एनी अटेंशन और होम मैनेजमेंट के लिए भी इसमें दी जाती है। ग्रीन कलर कोड के लिए आएगा माइल्ड जो भी इलनेस है लेकिन उसको अर्जेंट नीड की आवश्यकता नहीं होती है। पिंक कलर कोड को अर्जेंट नीड की आवश्यकता होती है, अर्जेंट रिक्वायर्ड होती है। एंड नॉट रिक्वायर्ड एनी अटेंशन, कोई भी मतलब अर्जेंट अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसको होम मैनेजमेंट के लिए भी दिया जा सकता है। ग्रीन कलर कोड आपका हो गया। इससे पहले मैंने 4 से 5 वीडियोस पेपर सॉल्यूशंस के बारे में बना रखे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने ये नहीं किया है कि पेपर सॉल्यूशन हो गया, नहीं, मैंने जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया है साथ में, और साथ में ये भी डिस्कशन किया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके DSSB स्पेशल क्लासेज और DSSB पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था डिनोमिनेटर के बारे में। अभी बात करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है। डिनोमिनेटर इज ए बोनी लैंडमार्क ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट यूजिंग टू डिनोट द पोजीशन। ये एक बोनी लैंडमार्क होता है ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट के लिए एक लैंडमार्क होता है जो क्या डिनोट करता है? पोजीशन को डिनोट करता है। ध्यान में रखना, ये दैट इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। इन वर्टेक्स इट इज़ द ऑक्सीफोर्ड। अगर वर्टेक्स पोजीशन है तो डिनोमिनेटर होगा आपका ऑक्सीपुट। ध्यान रखना, वर्टेक्स के लिए ऑक्सीपुट होगा। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर होगा आपका ऑक्सीपुट। अगर फेस है, इन फेस इट इज़ द मेंटम, या चिन्ह बोल सकते हैं कि फेस प्रेजेंटेशन है तो मेंटम डिनोमिनेटर आपका होगा, ऑक्सीपुट डिनोमिनेटर होगा, मेंटम डिनोमिनेटर होगा। इन ब्रिज के लिए क्या होगा आपका? इन ब्रिज इट इज़ द सैक्रम। ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर होगा आपका सैक्रम। 100 to 100 इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाएगा और पूछ भी लिया गया है। शोल्डर प्रेजेंटेशन के लिए शोल्डर प्रेजेंटेशन इट इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस। शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर होगा एक्रोमियन प्रोसेस। हाँ, लेकिन
काफ़ी मतलब बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस ना बल्कि स्केपुला दिया हुआ है, गूगल पर भी स्केपुला बता रहा है, लेकिन नहीं, न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग एक्रोमियन प्रोसेस राइट होगा। अगर हाँ एक्रोमियन प्रोसेस ऑप्शन में ना हो तो स्केपुला आपका राइट होगा, दोनों ही ऑप्शन में हो तो एक्रोमियन प्रोसेस फर्स्ट प्रायोरिटी भी आपका राइट होगा। तो इन ब्रिज प्रेजेंटेशन इट इज़ द सैक्रम, डिनोमिनेटर होगा सैक्रम। इन शोल्डर इट इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस आपका प्रेजेंटेशन होगा। ध्यान रखना शोल्डर प्रेजेंटेशन के लिए एक्रोमियन प्रोसेस है, डीएसएसबी में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना। और भी ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के लिए, ब्रिज प्रेजेंटेशन के लिए कौन से क्या होंगे मैंने अभी आपको बता दिया। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी रीजनिंग क्वेश्चंस, एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एनालॉजी के क्वेश्चन। आपके 5th से 7th क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर शिफ्ट का बोल रहा हूँ मैं, पर शिफ्ट में 5th से 6th क्वेश्चन एनालॉजी से पूछे जाते हैं। या तो ये नंबरिंग दे दी, या कोई अपन बोल सकते हैं कि वर्ड्स दे दिया, या कोई बुक्स के नाम दे दिए, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी बता। एनालॉजी रीजनिंग क्वेश्चंस, इसमें आपको पता है कि मतलब 25 से कैसे रिलेट हैं, जैसे 10 से रिलेट यहाँ होगा, जैसे ये 25 रिलेट करते हैं 5 से, वही आपका यहाँ पे रिलेट करेगा 10 से। तो मैंने एक नॉर्मल सी वैल्यू रखी है आपके लिए, ये बताने के लिए कि एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये कैसे 5 से अपन क्रॉस करेंगे, 5 × 5 करेंगे तो 25 आता है, तो 10 × 10 करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 100 आपका आंसर होगा, इसका 100 आंसर होगा आपका। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100। एक और क्वेश्चन आता है कोड लैंग्वेज में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोड लैंग्वेज में, इससे ये भी आपके 3 से 5 या अपन 3 से 4 क्वेश्चन कोड लैंग्वेज के पूछे जाते हैं। कैसे कोड लैंग्वेज के होते हैं देखते हैं। यदि इफ AAPLE को LEAPP कोड में लिखें तो BADED को कोड में क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, यदि AAPLE, यहाँ पे कोई वर्ड्स का मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका कोड क्या होगा। रीजनिंग में ऐसे पूछे जाते हैं, AAPLE को LEAPP कोड में लिखे तो BADED का कोड क्या होगा। यदि ये देखो, यदि AAPLE को अपन लिखे LEAPP, यही है ना, इसको ये लिखे तो BADED को क्या लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपका क्या यहाँ पे क्रॉस मैचिंग की गई है, यहाँ पे क्या की गई है, क्रॉस मैचिंग की गई है। कौन से वर्ड्स की गई है, या देखो लेफ्ट के 2 वर्ड्स को यहाँ पे सबसे पहले रखे हैं, और पहले वाले 3 वर्ड्स को यहाँ पे बाद में रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसे ये देखो लेफ्ट के 2 वर्ड्स अपन यहाँ पे ED लिख देंगे, फिर 3 वर्ड्स बनते हैं तो 3 वर्ड्स को BAD अपन लिख देंगे। ये तो ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इसमें, जैसे ये वर्ड्स दे दिए तो इसमें आपको सबसे पहले देख लेंगे LE को दे दिया यहाँ पे, अगर इसको कोड को LE और P को एज इट इज़ रखें और ये दोनों को यहाँ पे दे दिया, तो सबसे पहले 2 वर्ड्स को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे, और ये सेम टू सेम रहेगा। ऐसे क्वेश्चन 100 to 100% पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनते हैं कोड लैंग्वेज के क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन, आगे अपन बात करते हैं। ये आपके कोई अपन बोल सकते हैं कि आपके प्रेगनेंसी साइंस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं ब्रेस्ट के
ब्रेस्ट में कौन से चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? ब्रेस्ट कैन फील टेंडर, ब्रेस्ट कैसे हो जाते हैं टेंडर, swollen on or heavy and may appear as early as 2 to 3 days after conception। 2 से 3 डेज़ के बाद में ब्रेस्ट कैसे होते हैं? फील टेंडर की तरह लगते हैं, swollen की तरह लगते हैं और हैवी एंड मे अपीयर एज अर्ली एज 2 to 3 डेज आफ्टर कंसेप्शन के बारे में ब्रेस्ट के चेंजेस में ऐसा होता है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कितने दिन बाद में होता है? 2 to 3 डेज आफ्टर कंसेप्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मॉर्निंग सिकनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग होती हैं, कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ डे, किसी भी मतलब हम बोल सकते हैं किसी भी टाइम हो सकता है, दिन में और नाइट में। यूजुअली बिटवीन 2 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, आपके कंसेप्शन के 2 से 8 वीक में होते हैं, ध्यान में रखना। इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है 2 to 8 वीक, इम्पोर्टेंट है, 102% पूछा जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस कब अपीयर होते हैं? 2 to 8 वीक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम पीरियड्स के, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है। तो मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, अकर एट एनी टाइम ऑफ डे और नाइट, यूजुअली बिटवीन 2 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, ध्यान रखना। जब एम्ब्रियो का पीरियड होता है, एम्ब्रियो भी 2 से 8 वीक्स तक होता है, तब नोजिया एंड वॉमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलते हैं। प्रिज्यूमटिव साइंस, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेगर साइंस के बारे में, चैडविक साइन के बारे में भी अपन बात करेंगे। सारे के सारे चैडविक साइन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रिज्यूमटिव साइंस क्या होते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा ये कौन सा साइन है। प्रिज्यूमटिव साइंस अपन बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिज्यूमटिव साइन का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी कि यहाँ प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रोबेबल साइन क्या होता है? मोस्ट लाइकलीहुड ऑफ इंडिकेटिंग प्रेगनेंसी, जो मोस्ट इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेग्नेंट हो गए। पॉजिटिव साइंस क्या होता है? कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये 3 साइंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके और भी अपन एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे आगे, वीडियो के द्वारा अपन ये सारे साइन को डिस्कस करेंगे कि प्रिज्यूमटिव साइंस में कौन कौन से और अपन साइंस आते हैं, प्रोबेबल साइंस में कौन से आते हैं, पॉजिटिव साइंस में कौन से आते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना, पूछे जाएंगे। प्रिज्यूमटिव साइंस का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन का मतलब होता है मोस्ट लाइकलीहुड ऑफ इंडिकेटिंग प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा एग्ज़ाम में। देख लेना आप एग्ज़ाम देके इस वीडियो को पहले। चलिए अपन बात करते हैं हेगार साइन, गुडेल साइन एंड चैडविक साइन। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है कि ये काफ़ी मतलब टाइम पीरियड्स में इसमें अपन बोल जाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है एससीजी आपका हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन याद रखेंगे एससीजी हो गया, एससीजी से आपका हो गया हेगार साइन, एससीजी से आपका हो गया कौन सा? हेगार साइन। और सी से हो गया आपका चैडविक साइन और जी से आपका हो गया गुडेल साइन। ध्यान रखना, अभी और डिस्कस करते हैं अपन, सिंपल सा ट्रिक है। एच सी जी, तो आपका इसका हो गया हेगार साइन, हेगार साइन हो गया। एस से आपका हेगार साइन हो गया, ये डिनोट करता है हेगार साइन को। और सी कौन से साइन को डिनोट करेगा? चैडविक साइन को। और जी कौन से साइन को इंडिकेट करेगा? गुडेल साइन को। अब इनका टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चैडविक साइंस का टाइम पीरियड पूछा गया था और मतलब क्या होता है इसके बारे में भी पूछा गया था। तो साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हेगार साइन को आप ऐसे याद रखोगे 4 to 6 वीक, 4 to 6 वीक, फिर 6 से वापस 8 वीक, वापस 6 to 8 वीक, ऐसे ही हो गया ना। ये देखो याद हो गया ना, 4 to 6 वीक। अपन को कहाँ से स्टार्ट होना है? 4 to 6 वीक्स, फिर 6 to 8 वीक और 6 to
वापस 8 वीक आपके SCG से हो गया। ये सारे के सारे 3 साइंस कंप्लीट हो गए। इम्पोर्टेंट है SCG के बारे में मैं और बता देता हूँ। SCG से आपका हैगार साइन हो गया, C से चैडविक साइन, गुडेल साइन, और आपको 4 to 8 वीक हो गया। वापस 6 to 8 वीक हो गया। वापस 6 to 8 वीक हो गया। आपका ध्यान रखना 6 to 8 वीक हो गया। तो हैगार साइन के लिए टाइम पीरियड होता है 4 to 6 वीक, 4 to 8 वीक ना होके 4 to यहाँ पे कई बार 6 भी होता है। तो ध्यान रखना 4 to 8 और 4 to 6 होते हैं। सॉरी, मैं आपको यही बता रहा था ना काफ़ी से। 4 to 6 वीक अपन वापस स्टार्ट 4 to 6 वीक से ही कर रहे थे ना। 4 to 6 वीक मैं बोल रहा था 6 लिख रहा था 8, तो 6 to यहाँ पे वापस 8 वीक, वापस 6 to 8 वीक। ध्यान रखना तीनों के तीनों देखो 4 to 6 वीक आपको ध्यान में रखना है। वापस 6 से 8 वीक, वापस 6 से 8 वीक यहाँ से हो रहा है। तो ध्यान रखना SCG से हो गया आपका, SCG से हो गया आपका हैगार साइन, C से हो गया चैडविक साइन, और आपका G से हो गया गुडेल साइन। तो टाइम पीरियड इजीली याद हो गया ना। 4 to 6 वीक हो गया, ये 6 to 8 वीक हो गया, ये भी चैडविक साइन आपके 6 to 8 वीक हो गया। टाइम पीरियड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम इज़ मेंटेनेड इन लिथियम। सोडियम क्या मेंटेन करता है? लिथियम को मेंटेन करके रखता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अपन 3 से 4 पॉइंट्स हैं, तो आपके DSS में 100 to 1% या फिर नॉर्थ साइड में इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना 3 पॉइंट्स आगे मैं बताऊँगा अभी। सोडियम इज़ मेंटेनेड इन लिथियम। सोडियम कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है? लिथियम को। लो लेवल्स ऑफ सोडियम, अगर सोडियम का लेवल लो है तो इंडिकेट हाई लेवल्स ऑफ लिथियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने अंडरलाइंस की है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना याद होने चाहिए। सोडियम इज़ मेंटेनेड इन लिथियम, लो लेवल्स ऑफ सोडियम। अगर सोडियम का क्या है, ये आपका सोडियम है, ये डिक्रीज है सोडियम, लो लेवल्स ऑफ सोडियम, वो क्या करेगा? इंडिकेट हाई लेवल्स ऑफ लिथियम, इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ लिथियम। ये लिथियम है। अगर सोडियम का लेवल कम होगा तो लिथियम का लेवल इंक्रीज होगा। सोडियम का लेवल मान लो डिक्रीज है, तो वो इंडिकेट क्या करेगा कि लिथियम का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोडियम इज़ मेंटेनेड इन लिथियम, या तो ये पूछा जाएगा सोडियम क्या मेंटेन करता है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है? लिथियम। लो लेवल्स ऑफ सोडियम इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ लिथियम। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड मेजर ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम थेरेपी के दौरान कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन किया जाता है? सोडियम को मेंटेन किया जाता है। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड मेजर ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी, तो सोडियम को वहाँ पे मेजर किया जाता है। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड मेजर ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी, सोडियम को मेजर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से इलेक्ट्रोलाइट को लिथियम थेरेपी के दौरान ड्यूरिंग मेजर किया जाता है? तो सोडियम को मेजर किया जाता है। तो सोडियम की अपन देखते हैं कि डेली में उसकी कितनी नीड्स होती हैं। द अडल्ट बॉडी नीड्स अराउंड 460 से 920 मिलीग्राम्स mg ऑफ सोडियम पर डे। सोडियम की डेली अपन बोल सकते हैं कि इतनी नीड्स होती हैं 460 से 920 मिलीग्राम्स mg ऑफ सोडियम पर डे का बोल रहा हूँ। विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 to 2 ग्राम्स ऑफ साल्ट, जो एक इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है 1 to 2 ग्राम साल्ट के। टू फंक्शन हाउएवर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिकमेंडेड्स दैट अडल्ट्स कंज्यूम लेस देन 2000 mg ऑफ सोडियम पर डे। WHO बता रहे हैं, आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंडेड करता है कि अडल्ट को पर डे 2000 mg सोडियम की आवश्यकता होती है। कंज्यूम लेस देन 2000 mg ऑफ सोडियम पर डे। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। WHO के अकॉर्डिंग 2000 से कम होती हैं, और बाकी ये होता है 460 से 920, दोनों याद रखना। द नील रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। SEPGI।
अभी जो 2024 में नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, 240 पोस्ट प्लस में इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। तो नील रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर है। मेजरिंग, इसको मेज़र किया जाता है 6650 किलोमीटर्स, 6650 किलोमीटर्स या 4132 मील्स। लेकिन इसकी ये मेजरिंग नहीं पूछी जाएगी, तो आपको ये याद नहीं करना है, मैं ये बस बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है वर्ल्ड की, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एसजीपीजी में पूछा गया है तो डीएसएस में 100 to 1% पूछा जाएगा। इंडिया टू होस्ट मेंस एशिया कप क्रिकेट इन 2025। इंडिया टू होस्ट मेंस एशिया कप क्रिकेट इन 2025, समझ में आ गया? क्या करेगा? मेंस एशिया कप क्रिकेट 2025 का कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगी मेंस 2025 क्रिकेट एशिया कप। ध्यान रखना, इंडिया टू होस्ट मेंस एशिया कप क्रिकेट इन 2025 में इंडिया होस्ट करेगा मेंस एशिया कप को। ये थोड़ी सी वैल्यू है तो ध्यान में रखना। बीसीसीआई ग्रांट्स, जो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट होता है ना, उन्होंने ग्रांट्स किए हैं आरएस 8.5 करोड़ फॉर इंडियन ओलंपिक कॉन्टिनेंट्स के लिए 8.5 करोड़ को ग्रांट्स किए हैं, मतलब अनुमति दी है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा जा सकता है, क्या पता कुछ भी पूछ लिया जाए। आईआईटी मद्रास एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल चेस पावर हाउस। आईआईटी मद्रास का क्या एम्स है? इंडिया ग्लोबल चेस पावर हाउस बनाने जा रही है एम्स आईआईटी मद्रास। उसका एम्स क्या है? ग्लोबल चेस पावर हाउस आईआईटी मद्रास, पूछा जा सकता है। गगन नरंग नेम्ड चेफ डे मिशन फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। 2024 ओलंपिक्स में चेफ डे मिशन कौन थे? गगन नारंग जी थे। चेफ डे मिशन का मतलब क्या होता है? जो आपके लीडर होता है, आपके मान लो आपके 118 आपके प्लेयर्स हैं, उनको उनका सबका लीडर आपका गगन नारंग जी हो गए। वो एक फ्लैग लेके सबसे आगे चलते हैं, उनको चेफ डे मिशन बोला जाता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन थे चीफ डे मिशन? गगन नारंग जी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लेना। मैंने बना रखा है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी इतनी शिफ्ट हो गई, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे उस वीडियो में से। मोनालो मार्क्वेज हेड कोच ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कौन है? मोनालो मार्क्वेज। इंपॉर्टेंट है, मोनालो मार्क्वेज, कैसे भी करके इनका नाम याद रखना। इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कोच कौन है? मोनालो मार्क्वेज। मनु भाकर विंस हिस्टोरिक ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल होती हैं, उनमें ब्रॉन्ज वुमेन्स में कौन जीता था? मनु भाकर विंस हिस्टोरिक ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इन ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक 2024। ये देखो, ये एक इमेज बेस भी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, इम्पोर्टेंट बात है डीएसएसबी में अब की बार इमेज बेस के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इससे पहले 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार पूछे जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। स्पाइना बायोफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। कैसे क्या होता है? थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। ये देखो, स्पाइना बायोफिडा कैसे होता है। ये आपका बेबी हो गया, ये देखो यहाँ से एक अपन बोल सकते हैं सेक निकला हुआ है, सिस्ट निकला हुआ है। उस कंडीशन को स्पाइना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की वजह से स्पाइना बायोफिडा होता है। दैट इज़ कॉल्ड स्पाइना बायोफिडा। न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट होगा तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। स्पाइना बायोफिडा ओकल्टा में क्या होती हैं? ये आपकी स्पाइन हो गई, ये स्पाइन हो गई आपकी। इसमें क्या होगी? ओनली फॉर आपकी जो भी
सेक बनेगा, ओनली फॉर यहाँ पे क्या बनेगा, सेक बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। और मेनिंगोसील में क्या होता है, मेनिंगोसील में क्या होता है, इसमें आपकी मेनिंजिस इसमें इन्वॉल्व होगी, मेनिंजिस इन्वॉल्व होगी, CSF फ्लूइड होगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड मेनिंगोकोकल। मेनिंगोकोकल स्पाइना बाइफिडा। और मेनिंगोमाइलोसील में क्या होता है कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, यहाँ पे ये सेक बना, यहाँ पे एक सेक बना, यहाँ पे आपकी ये देखो स्पाइनल नर्वस आ गई, यहाँ पे स्पाइनल नर्वस आ गई, स्पाइनल नर्व आ जाएगी, स्पाइनल कोड, ये भी स्पाइनल कोड भी, स्पाइनल नर्वस या स्पाइनल कोड इन्वॉल्व हो गई, और मेनिंजिस भी इन्वॉल्व हो गई, सारी की सारी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, सिस्ट बनाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज मेनिंगोमाइलोसील। इंपॉर्टेंट है ये देखो, मेनिंगोमाइलोसील पूरा का पूरा ये देखो येलो टाइप में होती है ना, ये आपकी स्पाइनल नर्वस या स्पाइनल कोड भी इंक्लूड हो रही हैं इसमें। और इसमें ओनली फॉर मेनिंजिस लेयर्स और सिस्ट CSF फ्लूइड, इसमें ओनली फॉर CSF फ्लूइड ये थोड़ा सा सिस्ट बनाएगा, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है आपकी, एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, ये देखो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, ये ट्रेकियोस्टोमी है, ये इमेज देख के पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, ट्रेकियोस्टोमी। ये देखो ट्रेकिया है आपके, ये ट्रेकिया हो गई, ये ट्रेकिया है, ये तो बलून हो गया या कफ हो गया, ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। और ट्रेकियोटोमी अपन बोल सकते हैं इसको, अपन ट्रेकियोटोमी पूछा जा सकता है, मतलब ये इमेज पेश देखे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। ये आपका नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हो गई, या अपन बोल सकते हैं राइल्स ट्यूब हो गई आपकी, राइल्स ट्यूब या नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हो गई, पूछा जा सकता है, नेजोगेस्ट्रिक इम्पोर्टेंट है। ये देखो ड्रग एब्रीविएशन वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। 100 to 100% 2 to 3 ड्रग एब्रीविएशन पूछ जाती है एग्जाम में। तो अपन बात करते हैं ड्रग एब्रीविएशन के बारे में। पूरी ड्रग एब्रीविएशन आपको याद करनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, या ड्रग एब्रीविएशन को भी साथ में पढ़ना इम्पोर्टेंट है, याद करके जाना। तो HX का मतलब होता है हिस्ट्री, इसका मतलब होता है हिस्ट्री, और RX का मतलब क्या होता है, RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। दोनों को ध्यान रखना, HX का मतलब होता है हिस्ट्री और RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ये भी बताऊंगा कि आपकी एग्ज़ाम में कौन सा पूछा गया था ड्रग एब्रीविएशन। HX का मतलब हो गया हिस्ट्री, DX का मतलब हो गया डायग्नोसिस, DS का मतलब हो गया डायग्नोसिस। ये थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन आगे वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। QD का मतलब हो गया स्मॉल Q और D है, तो इसको एवरीडे बोलते हैं, एवरीडे इसका मतलब होता है एवरीडे, उसका मतलब होता है एवरीडे। और QOD का मतलब होता है एवरी अदर डे, QOD एवरी अदर डे, इसका मतलब एवरी डे हो गया QD का, और इसमें बीच में वो आ गया तो एवरी अदर डे। और QH का एवरी हावर होता है, SOS इफ़ नीडेड, SOS इफ़ नीडेड। ये तो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अब AC का मतलब बिफोर मील्स हो गया, SGPGI में पूछा गया था क्वेश्चन, SGPGI 2024, ये जो अभी हुआ था एग्ज़ाम 1 मंथ पहले, ये पूछा गया था। AC का मतलब बिफोर मील्स होता है, बिफोर मील्स होता है, बिफोर मील्स होता है। AC का मतलब एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं। PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स। AC का मतलब हो गया बिफोर मील्स, PC का मतलब हो गया आफ्टर मील्स। BID का मतलब होता है ट्वाइस ए डे, BID का मतलब ट्वाइस ए डे। TID का मतलब थ्रीस ए डे, थ्रीस ए डे। QID 4 टाइम्स ए डे। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सारी की सारी ड्रग एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है। QID 4 टाइम्स ए डे, OD का मतलब वंस ए डे। ये आपके DSSB में, सॉरी बताना भूल गया था, DSSB में भी पूछा गया है अभी 2024 में, और SGPGI में पूछा गया है। AC का मतलब बिफोर मील्स, ध्यान रखना हर शिफ्ट में ये तो पूछे जा रहे हैं ड्रग एब्रीविएशन। OD का मतलब हो गया वंस ए डे, दिन में एक बार। BT का मतलब हो गया बेड टाइम। और BF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। BF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। ये तो नाम में देखो, यहाँ से 1B आ गया, यहाँ से 2B आ गया, और यहाँ से F आ गया, तो BF यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ से फास्ट, तो बिफोर ब्रेकफास्ट हो गया।
BD का मतलब इम्पोर्टेंट है, बिफोर डिनर, BD का मतलब बिफोर डिनर। TW का मतलब ट्वाइस ए वीक। SQ का मतलब होता है, SC का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, सॉरी यहाँ पे SC वो लिखना है। SC का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। IM का होता है इंट्रामस्कुलर, सभी को पता है। ID का मतलब होता है इंट्राडर्मल। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस। QAM का एवरी मॉर्निंग, QAM का मतलब होता है एवरी मॉर्निंग। QPM का मतलब होता है एवरी नाइट, QPM का मतलब होता है एवरी नाइट। Q4H का मतलब होता है एवरी 4 आवर्स, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। HS का मतलब होता है एट बेड टाइम, ये भी पूछा गया है DSSB में, ये भी पूछ लिया है अब की बार। SS का मतलब एट बेड टाइम। PRN का मतलब होता है एज नीडेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। PRN कल्याण सिंह 2024 में पूछा गया था। PRN का मतलब एज नीडेड। MG का मतलब सभी को पता है मिलीग्राम्स होता है। PRN का मतलब ध्यान रखना एज नीडेड। MG का मतलब मिलीग्राम्स। MCG या अपन माइक्रोग्राम बोल सकते हैं इसको। MCG का मतलब माइक्रोग्राम। UGB इसको डिनोट करते हैं G, और या अपन बोल सकते हैं GM, इसका मतलब सभी को पता है ग्राम्स होता है। एक TSP, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 1 TSP, ये तो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, ये भी पूछिया, दोनों पूछे गए हैं DSSB SCPG कल्याण सिंह में, तीनों के तीनों पूछे गए थे ये दोनों, और वो एक ऊपर वाला अभी मैंने बताया था इसी भी पूछा गया था। सभी के सभी पूछे गए थे मैंने, सभी के सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पूरी की पूरी ड्रग एब्रीविएशन इम्पोर्टेंट हैं, तो ड्रग एब्रीविएशन तो 100 to 100%, 100 to 1% बोल सकते हैं, 100 to 101% इम्पोर्टेंट है, 100 to 1% इम्पोर्टेंट है। तो ड्रग एब्रीविएशन एक बार देख के जाना है एग्ज़ाम में। और 1 TSP मतलब टी स्पून, इसे 1 टीस्पून आपका होता है 5 ml, 1 टीस्पून होता है 5 ml, और 1 टेबल स्पून होता है 15 ml, 15 ml इम्पोर्टेंट है। इससे आपका बोल सकते हैं कोई वो क्वेश्चन एक और बनता है, इससे कौन सा बनता है कि आपके ड्रग कैलकुलेशन के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे टेबल स्पून दे दी तो टेबल स्पून के लिए ये वहाँ पे एक दे दिया कि 1 टेबल स्पून है, इसमें 500 mg दिया जा रहा है, तो ड्रग डोज फैक्टर कौन सा होगा, तो टेबल स्पून को अपन 15 ml मान के चलेंगे। तो ध्यान रखना 15 ml होता है 1 टेबल स्पून, और 1 टी स्पून में होता है 5th टी का मतलब होता है कप, छोटा कप होता है, तो 5 ml याद रखना। टी का मतलब होता है यहाँ पे कप, तो कप एक छोटा होता है तो इसे 5 ml। और टेबल क्या होती हैं, टेबल कौन सी होती हैं, बड़ी होती हैं, तो यहाँ से रखना 15 ml। दोनों वैल्यू अपने आप में याद आप कैसे भी कर सकते हो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब कप छोटा होता है ना टेबल से, तो कप छोटा होता है तो इसकी वैल्यू भी छोटी हो रही है, जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसका ये वर्ड्स भी डिनोट में, मतलब कप भी छोटा होगा, तो 5th ml ध्यान रखना, 5th ml दे दिया जाए तो 5th ml टेबल स्पून में, ध्यान रखना टेबल बड़ी है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी आएगी, तो 15 ml। अब अपन बात करेंगे OBG के, थोड़े क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 100 to 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, पूरा अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो को आराम से देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। जर्म सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट, जर्म सेल्स किससे ड्राइव्ड होते हैं, पूछा जाता है ड्रम सेल्स किससे ड्राइव्ड होते हैं। फर्स्ट अपन बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट आंसर होगा इसका एपीब्लास्ट, और सेकेंड अपन बोल सकते हैं एक्टोडर्म से और एपीब्लास्ट से जर्म सेल्स ड्राइव्ड बनी होती हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है इस वीडियो का तो एक बार शेयर ज़रूर करना है और एक कमेंट ज़रूर करना आप। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे हर एक अपडेट आपके पास में पहले पहुंच सके। जर्म सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट और एक्टोब्लास्ट। एपीब्लास्ट आपको ऑप्शन में ना हो तो आपका एक्टोडर्म आपका राइट आंसर होगा। बेस्ट मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रायोटाइपिंग बेस्ट मेथड होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रायोटाइपिंग। नंबर ऑफ स्पर्म फाउंड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अकॉर्डिंग 4 बनेंगे, इंपॉर्टेंट है।
नंबर ऑफ स्पर्म फाउंड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कौन कितने बनेंगे? 4 स्पर्म बनेंगे। नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फाउंड वन स्पर्मेटोगोनिया 16। ये होती है ना आपके ओव्यूलेशंस की प्रोसेस। और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि कंसेप्शन पे पहले जो आपका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम ओ से हो गया ओवम और एस से, ये दोनों मिलेंगे आके 4 सेल्स बनेगी, उसके आपकी 8 सेल बनेगी, उसके बाद में आपकी 16 सेल बनेगी, उसके बाद में आपकी 64 बनेगी, उसके बाद में आपकी अपन बोल सकते हैं कि 80 मतलब ऐसा कुछ 83 to 82 बनेगी सेल्स। कितने घंटे में, ये बताया गया है कि इतने घंटे में 4 से 8 आवर्स में बनेगी, ये आपके 16 आवर्स में बनेगी, ये ऐसा बताया गया है। लेकिन ये दो आपके इम्पोर्टेंट हैं। नंबर ऑफ स्पर्म फॉर्म्ड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो 4 होते हैं इसमें। नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्ड वन स्पर्मेटोगोनिया 16। आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मोटिलिटी ऑफ स्पर्म कैल्शियम। स्पर्म मोटिलिटी के लिए आयन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम, ध्यान रखना कैल्शियम। और जिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मोटिलिटी के लिए जिन कौन सा? कैस्परजीन सभी का होता है, कैस्परजीन होता है जो स्पर्म मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आयन कौन सा होता है? कैल्शियम। और जिन कौन सा होता है? कैस्परजीन। टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजेज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन से किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजेज क्या करता है? LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन। और एक और काम क्या होता है इसका? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes इन ओवेरी एट 20 वीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes इन द ओवेरी एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के लिए 6.7 मिलियन oocytes होते हैं। ध्यान रखना 28 वीक में कितने oocytes होते हैं आपके? 6.7 मिलियन। ऑल प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड इन डिप्लोटेन स्टेज ऑफ प्रोफेज। ऑल प्राइमरी oocytes किस में होते हैं? प्रोफेज में होते हैं। प्रोफेज में इसकी फेज पूछी जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑल प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड इन डिप्लोटेन स्टेज ऑफ, डिप्लोटेन की स्टेज होती है प्रोफेज स्टेज। अब ये भी ध्यान मत रखना, ये ध्यान रखना कि ऑल प्राइमरी oocytes कहाँ पे अरेस्टेड होते हैं? प्रोफेज में। सेकेंडरी डिवीजन अरेस्ट इन, सेकेंडरी डिवीजन कहाँ पे? मेटाफेज में। सेकेंडरी डिवीजन होता है मेटाफेज में, प्राइमरी होता है प्रोफेज में। मतलब सेकेंड ऑल प्राइमरी oocytes का डिवीजन प्रोफेज में और सेकेंडरी प्राइमरी अपन बोल सकते हैं कि सेकेंडरी oocytes का होता है मेटाफेज में। इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ मैच्योर ओवम की साइज होती हैं 120 से 130 माइक्रोन। वेरी इंपॉर्टेंट, साइज पूछी जा सकती है। साइज ऑफ मैच्योर ओवम 120 से 130 माइक्रोन। साइज ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स की होती हैं 18 से 20 mm। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूटेरिन सेगमेंट। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूटेरिन सेगमेंट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन की साइट होती हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूटेरिन सेगमेंट। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन की एंटीरियर सरफेस ऑफ अपर सेगमेंट। एंटीरियर सरफेस ऑफ अपर सेगमेंट सेकंड मोस्ट कॉमन साइट। ये अगर ऑप्शन में ना मिले तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूटेरिन सेगमेंट। पोस्टीरियर सरफेस अगर ना मिले तो इसको अपन सेकंड प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको नहीं देंगे। ये दोनों ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूटेरिन सेगमेंट। इंपॉर्टेंट है, 100 to 100% पूछे जाएंगे। द मेन स्टिमुलस फॉर लीडिंग सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज LH। द मेन स्टिमुलस फॉर लीडिंग सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज LH। टेस्टोस्टेरोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर लीडिंग सेल्स के लिए HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। फर्स्ट स्टिमुलस फॉर लीडिंग सेल के लिए HCG होता है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन बिगेन्स बाय 6th वीक। प्लेसेंटा फॉर्मेशन कब स्टार्ट होने लगता है? 6th वीक में एंड कंप्लीट बाय 14 to 15th
वीक में आपका प्लेसेंटा फॉर्म्ड हो जाता है। ध्यान रखना ये दोनों वैल्यूज़। तो प्लेसेंटा कब स्टार्ट होता है बनना, 6th वीक में, एंड कंप्लीट हो जाता है 14 to 15 वीक में। फॉर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन यूएससी इज डन इन 3rd ट्राइमेस्टर। प्लेसेंटा को अपन बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा लोकलाइजेशन, प्लेसेंटा कहाँ पे लोकेट है उसके लिए यूएससी की जाती हैं 3rd ट्राइमेस्टर में। प्लेसेंटा का पता लगाने के लिए कि कहाँ पे हैं लोकेट, तो 3rd ट्राइमेस्टर में की जाती है यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। एट टर्म प्लेसेंटा हैज़ फॉलोइंग करेक्टर्स। प्लेसेंटा की थोड़ी अपन बोल सकते हैं नॉर्मल टर्म पे प्लेसेंटा होता है नो साइटोट्रोपोब्लास्ट, उसके बाद में सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट, स्ट्रॉम क्या होता है डिक्रीज होता है, और हैब बेवेयर सेल प्रेजेंट होती हैं। देख एट टर्म प्लेसेंटा हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। प्लेसेंटा के क्या नंबर ऑफ अपन बोल सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लेसेंटा की। नो साइटोट्रोपोब्लास्ट, उसमें कोई भी साइटोट्रोपोब्लास्ट नहीं होता है, सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट होते हैं, या अपन बोल सकते हैं सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट या सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। स्टॉम क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं, और हैव बेवेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यूटेराइन ब्लड फ्लो एट 750 ml पर मिनट। यूटेराइन ब्लड फ्लो कितना होता है पर मिनट में, 750 ml। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वैल्यू है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा में वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 750 ml। यूटेराइन ब्लड फ्लो एट टर्म में 750 ml। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा में, ब्लड की अमाउंट कितनी होती है 500 ml। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस होता है ना प्लेसेंटा में, उसमें 150 ml होता है, जो अपन बोल सकते हैं कि सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट या सिंसियोट्रोपोब्लास्ट के अटैच होता है। 150 ml। ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है उसमें 65 से 75%। ये ध्यान रखना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना उसकी वैल्यू 150 ml होती है। द यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय डी 15 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कब पता चलता है, फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद में यूटेरोप्लेसेंटल। और फेटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन फिटस के बारे में कब पता चलता है, फिटस का सर्कुलेशन 17th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। यूटेरोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो एट टर्म, यूटेरोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कितना होता है 400 से 600 ml पर मिनट। ध्यान रखना ये वैल्यू 400 से 600 ml पर मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओबीजी के क्वेश्चन। फेटल वॉल्यूम एट टर्म, फेटल वॉल्यूम कितनी होती है, ब्लड की वॉल्यूम अपन बोल सकते हैं फेटल वॉल्यूम एट टर्म पे होती है 125 ml पर kg, 125 ml पर kg फेटल ब्लड वॉल्यूम होती है एट टर्म पर। और फेटोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता है 400 ml पर मिनट। ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फिटस, एंड फिटस के लिए एनर्जी सोर्स कौन करता है, ग्लूकोज। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था आपके एसजीपीजी में क्वेश्चन। ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फिटस। 2019 में एसजीपीजी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ग्लूकोज किसका मतलब फिटस के एनर्जी सोर्स का मेन सोर्स कौन सा होता है। फिटस के एनर्जी सोर्स का मेन कारण क्या है, ग्लूकोज। प्लेसेंटल ट्यूमर्स विच कैन मेटास्टेसिस टू द फिटस इज मेलेनोमा। प्लेसेंटल ट्यूमर्स होते हैं विच कैन मेटास्टेस कहाँ पे होते हैं, फिटस में, टू द फिटस इज वो क्या होगा, मेलेनोमा होगा। लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन का लेवल 20 वीक पे कितना होता है, 20 वीक में देखने को मिलता है 25 नैनोग्राम पर ml, 25 नैनोग्राम पर ml एट 12 वीक पे देखने को मिलता है। लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, को ऐसे लगा देना 5 टाइम से आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है, इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स आप ज़रूर बना लेना डियर फ्रेंड्स, नोट्स ज़रूर बनाना एक बार। लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन 12 वीक पे 25 नैनोग्राम पर ml, 28 वीक पे आपका हो जाएगा 80 नैनोग्राम पर ml। अगर 28 वीक पे होता है 80 नैनोग्राम पर, एट टर्म पे होता है 300 नैनोग्राम पर ml। किसका लेवल होता है, प्रोजेस्टेरोन का, 300 नैनोग्राम पर ml। लो लेवल्स, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है
तो वो क्या इंडिकेट करेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या अबॉर्शन को डिनोट करेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेस्टेरोन का पीजी बोल सकते हैं प्रीजी डिक्रीज है तो कौन सी कंडीशन अगर होगी, पूछा गया था क्वेश्चन। ये 102% पूछा भी गया क्वेश्चन है, पूछा गया, देख लेना आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में ये पूछा गया है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है तो कंडीशन होगी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन की अबॉर्शन। हाई लेवल्स अगर हैं, प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल है तो वो मोलर प्रेगनेंसी होगी, या RH आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन अगर होगी मोलर प्रेगनेंसी और RH आइसो इम्यूनाइजेशन। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोडियोल E2 सेकेंड होता है आपका। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के मोस्ट कॉमन कौन सा है, एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन कौन सा होता है, एस्ट्राडियोल E2, ध्यान रखना। मोस्ट स्पेसिफिक ड्यूरिंग एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रियोल E3। मोस्ट स्पेसिफिक यहाँ पे पूछा जा रहा है, मोस्ट कॉमन यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिक ड्यूरिंग एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोडियोल 3 और एस्ट्रोडियोल 2 भी है आपका मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन। मेन प्रोडक्ट ऑफ फीटल एड्रिनल ग्लैंड के लिए, फीटल मेन प्रोडक्ट ऑफ फीटल एड्रिनल ग्लैंड के लिए DHEAS, दाह एस आप ऐसे याद रख सकते हो, दाह एस। मेन प्रोडक्ट ऑफ फीटल एड्रिनल ग्लैंड के लिए मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, DHEAS। ह्यूमन प्लेसेंटो लैक्टोजन आल्सो नाउन एज ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन HCS, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन प्लेसेंटो लैक्टोजन को आल्सो नाउन एज ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन्स HCS के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन प्लेसेंटो लैक्टोजन को और किस नाम से जाना जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन्स के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन S का मतलब हो गया ह्यूमन, C का मतलब कोरियोनिक और S का मतलब होता है सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोट्रोपिक। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज डिटरमाइंड बाय HPL, ध्यान रखना। प्रोडक्शन रेट होती है 1 ग्राम पर डे, HPL की प्रोडक्शन रेट होती है 1 ग्राम पर डे। HCG हैज़ हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ एनी ह्यूमन हार्मोन्स ऑफ एनी, HCG हैज़ हाईएस्ट CHO अपन बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ एनी ह्यूमन हार्मोन्स। लाइफ स्पान ऑफ HCG की होती हैं, लाइफ स्पान होती हैं 24 से 36 आवर्स। इम्पोर्टेंट है HCG की, जो मैं आगे कर रहा हूँ ना वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपको यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हाफ लाइफ ऑफ HCG की कितनी होती हैं, 24 से 36 आवर्स। डबलिंग टाइम कितना होता है, 2 डेज। डबल कब होता है HCG, 2 दिनों में। एट टाइम ऑफ मिस्ड पीरियड इट्स लेवल होता है 100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। मिस्ड पीरियड में होता है 100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। HCG डिसअपियर्स फ्रॉम यूरिन आफ्टर 48 डिलीवरी, 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी के बाद में HCG अब डिसअपियर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 to 100% पूछा जाएगा, या तो DSSC देख लो या नॉट सेट में। HCG कब डिसअपियर होता है, डिलीवरी के 48 घंटे के बाद में। HCG डिसअपियर आफ्टर नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है आफ्टर 1 से 2 वीक, नॉर्मल प्रेगनेंसी में आफ्टर 1 से 2 वीक। अबॉर्शन में होता है कैसे, 2 से 4 वीक्स HCG अपीयर होगा, तभी तो वो कंडीशन कहलाएगी कि अब प्रेग्नेंट नहीं है। HCG हो रहा है तो वो कंडीशन होगी कि प्रेग्नेंट की कंडीशन अगर है, प्रेगनेंसी की कंडीशन अगर है। HCG से पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। अबॉर्शन है तो अबॉर्शन की कंडीशन में HCG डिसअपियर होगा 2 से 4 वीक्स। मोलर प्रेगनेंसी में 7th वीक्स, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और मोल इवैक्यूएशन में 9 वीक्स में होती हैं HCG डिसअपियर। इंक्रीज HCG का, अगर HCG इंक्रीज है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, डाउन सिंड्रोम और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस की कंडीशन अगर होगी। डिक्रीज HCG है तो अबॉर्शन, ट्राइसोमी अदर देन डाउन सिंड्रोम हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसेंट
LC FIA मोस्ट सेंसिटिव फॉर SCG, FI के लिए मोस्ट सेंसिटिव कौन है? SCG हैं, SCG हैं FIA। फ्लूरोसेंट या फ्लूरोसेंट इम्यूनो एसी मोस्ट सेंसिटिव फॉर, ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? FIA। SCG के लिए रेडियो इम्यून एसी सेकेंड मोस्ट कॉमन, रेडियो इम्यून सेकेंड, और एलिसा के लिए थर्ड, और ग्रोथ ऑफ फिटस मतलब ये बताई गई हैं। फ्लूरोसेंट FIA इसका मोस्ट सेंसिटिव तो है SCG। उसके बाद में अपन रेडियो इम्यून एसी के लिए रेडियो इम्यून एसी सेकेंड होगा, आपका थर्ड होगा एलिसा, और उसके बाद में ग्रोथ ऑफ फिटस की कंडीशन आकर होगी। ग्रोथ ऑफ फिटस अपन कैसे पढ़ेंगे, अपन देखते हैं। ग्रोथ ऑफ फिटस ये न्यू एडिंग है। ग्रोथ ऑफ फिटस इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन 100 to 100% पूछे जाते हैं। दे हाइस रूल्स ये एक HAASES रूल्स होता है जो अप टू 5th मंथ के बच्चों में फेटल लेंथ इज स्क्वायर ऑफ लूनर मंथ इन सेंटीमीटर, फेटल लेंथ इज स्क्वायर ऑफ लूनर मंथ इज इन सेंटीमीटर, और अप टू 6 मंथ के लिए फेटल लेंथ इन 5 टाइम नंबर ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग होगी। वेट ऑफ फिटस क्लिनिकली जॉनसन फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा। USG हैंडलॉक फार्मूला होते हैं। फीमर लेंथ होती हैं, फीमर की लेंथ 20 से 40%। टेस्ट विच डिफ्रेंशिएट फिटल ब्लड फ्रॉम मैटरनल ब्लड, कौन सा टेस्ट है जो फेटल ब्लड और मैटरनल ब्लड को डिफ्रेंशिएट करता है? तो सिंगर्स एल्केलाई डेन्यूट्रेशन टेस्ट। सिंगर्स एल्केलाई डेन्यूट्रेशन टेस्ट है जो क्या डिफ्रेंशिएट करता है? फेटल ब्लड्स और मैटरनल ब्लड्स को डिफ्रेंशिएट करता है। टेस्ट विच डिफ्रेंशिएट फेटल ब्लड फ्रॉम मैटरनल RBC से, तो कली-हावर-बेडके टेस्ट। तो कली-हावर-बेडके टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कली-हावर-बेडके टेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंगर्स एल्केलाई डेन्यूट्रेशन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज APT या डाउनी टेस्ट बोल सकते हैं। अम्बिलिकल कोड आर्ट फॉर्म्स मेडिकल अम्बिलिकल लिगामेंट बोल सकते हैं। डेली स्टेरॉइड प्रोडक्शन ऑफ फेटल एड्रिनल ग्लैंड 100 से 200 mg पर डे, 200 mg पर डे डेली स्टेरॉइड प्रोडक्शन फेटल एड्रिनल ग्लैंड से। आगे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको अपन सॉल्व कैसा करेंगे? ये क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम्स, क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम्स में, और भी ये देखो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दे दिया, और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे पुस्तक हो गई, पेन हो गया, और रीडिंग हो गई, उसको अपन उसका वेन डायग्राम कैसा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 100 to 100% 2 से 3 क्वेश्चन उसके आते हैं, और पेपर कटिंग्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक वो तो मतलब आप क्वेश्चन देख के वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे वेन डायग्राम्स के। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो अपन बात करते हैं। देखो 18, 36 और यहाँ पे 90 बता रहा है, यहाँ पे 26, यहाँ से 65, यहाँ से 13 बता रहा है, यहाँ से 75, यहाँ से 15, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो अपन को कैसे करना है? देखो 18 को 2 से गुणा किया, आपका 36 आ गया। अब 36 को 2 से या इसका डबल करेंगे, 36 प्लस कितने होते हैं? 72। अब 72 के अंदर ऐड करेंगे 18, तो आपका 90 आंसर आ गया। अब जैसे जैसे अपन ये करेंगे, जैसे 18 का डबल किया वैसे ही तो अपन 13 का डबल करेंगे। 13 का डबल कितना होता है? 26। 26 कितने होंगे? 6 दूनी 12 असलागी, अपन बोल सकते हैं। तो 4 1 5 52 हो गई। 52 और 13 करेंगे तो कितने होंगे? 65 हो गई ना डियर। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 13 दूनी कितने होते हैं? 26। 26 कितने होते हैं? मतलब 26 का 2 गुना कितना होता है? 52 हो गई, 52 हो गई। अब 52 के अंदर अपन 13 को ऐड करेंगे तो आपका 65 आ गया। अपन ने ऐसे ही किया था ना, 18 का डबल किया 36 आ गए, 36 का डबल किया 72 आ गए। यहाँ पे देखो 52 आए कि 26 का डबल किया तो 52 आए, यहाँ पे 36 का डबल करेंगे 70 आए, 72 आए, तो उसके अंदर 18 ऐड किए। अब इसके अंदर अपन 13 ऐड करेंगे 52 के अंदर, तो 65 हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे अपन ये करेंगे। 15 का डबल कितना होता है? 30 हो गया। यहाँ पे अपन एक सपोज दैट 15 का डबल अपने 30 किया, यहाँ पे 30 कर दिया। अब 30 का डबल कितना होगा? 30 दूनी 60,
फिर अपन ने क्या किया, एक वैल्यू और जोड़ देंगे, 60 में 15 जोड़ देंगे तो आपका 75 आंसर आ जाएगा ना, 75। तो इसका राइट आंसर होगा 30। ध्यान रखना, पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अबॉर्शन। डियर फ्रेंड्स, अबॉर्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अपन देख सकते हैं एमटी के बारे में। एमटीपी एक्ट 1971, डीएसएसबी 2024 में पूछ लिया आपके क्वेश्चन। एमटीपी एक्ट 1971 में आया। एमटीपी एक्ट 1971 में कब पारित हुआ, 1971 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अपन बात करते हैं एमटीपी एक्ट के दो और क्वेश्चन से अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन अबॉर्शन के बारे में पढ़ते हैं। अबॉर्शन के बारे में एक सारे के सारे अबॉर्शन आपको याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है। कैसी ट्रिक है? अबॉर्शन के बारे में एक ट्रिक है। जैसे आपका टिक सिंड्रोम हो गया ना डियर फ्रेंड्स, टिक होता है ना, टिक सिंड्रोम, या टोरेटी सिंड्रोम होता है ना, टोरेटी सिंड्रोम, यहाँ पे सिंड्रोम, यहाँ पे टिक हो गए, यहाँ पे अपन लिखते हैं सिंड्रोम। तो सारे के सारे अबॉर्शंस कैसे याद करने हैं, 7 अबॉर्शन होते हैं, उसको नाम वाइज कैसे याद करना है अभी अपन बात करते हैं। यहाँ से हो गया टिक सिंड्रोम, क्या होता है क्या नहीं होते हैं अभी बात कर लेंगे इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अबॉर्शन के बारे में भी वीडियो पूरा मतलब देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अबॉर्शन क्या होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्सपल्जन ऑफ fetus और एम्ब्रियो बिफोर 24 वीक्स, या अपन बोल सकते हैं वायबिलिटी पीरियड। अगर ऑप्शन में 24 वीक ना दे के 22 वीक्स हैं तो वो राइट होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी 24 वीक्स होगी वायबिलिटी पीरियड से पहले। अगर फिटस और एम्ब्रियो का पीरियड कितना होता है, 2 से 8 वीक्स होता है ना, वो भी इसमें आएगा। एम्ब्रियो और फिटस का वायबिलिटी पीरियड से पहले एक्सपल्जन हो जाए, दैट इज़ कंडीशन अबॉर्शन। अबॉर्शन के टाइप कौन से हैं? TIC, टिक सिंड्रोम। टिक सिंड्रोम से सारे अबॉर्शन अभी आपको मैं बताऊंगा। टिक सिंड्रोम उसको एक अलग तरीके से पढ़ना आप। टिक सिंड्रोम यहाँ पे उसको टिक सिंड्रोम ना पढ़ के इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ना। आपको टी से आपका हो जाएगा, देखो टी से फर्स्ट हो गया आपका थ्रेटनेड अबॉर्शन होता ना, थ्रेटनेड अबॉर्शन, थ्रेटनेड अबॉर्शन मैं नाम बता रहा हूँ, थ्रेटनेड अबॉर्शन। यहाँ से हो जाएगा आपका इनवाइटेबल अबॉर्शन, देख लेना आप, सेम टू सेम हो रहा है, इनवाइटेबल अबॉर्शन। और सी से होता है कंप्लीट अबॉर्शन। ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अपन कंप्लीट है ना तो इनकम्प्लीट भी होगा, तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन मोस्ट कॉमन इनकम्प्लीट सेप्टिक अबॉर्शन में भी देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन मोस्ट कॉमन अबॉर्शन कौन सा होता है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ये देखो 4 तो आपको याद हो गए। टिक से यहाँ से थ्रेटनेड अबॉर्शन हो गया, आई से आपका हो गया इनवाइटेबल अबॉर्शन, सी से हो गया आपका कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट हो रहा है तो इनकम्प्लीट को भी आपको याद रखना है कि कोई ज़रूरत नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया। फिर अपन सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। सिंड्रोम में कौन से अबॉर्शन छुपे हुए हैं देख दो। एस से आपका कौन सा हो रहा है? सेप्टिक अबॉर्शन, एस से सेप्टिक, या फिर बोल सकते हो कि इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद अबॉर्शन, अबॉर्शन के साथ में इन्फेक्शन है तो वो कंडीशन सेप्टिक अबॉर्शन। फिर बात करते हैं आर से, देखते हैं 4 तो हो गए, देखो 3 तो हो गए टिक में और 1 हो गया कंप्लीट के बाद में इनकम्प्लीट, तो 4 हो गए वो, और ये सेप्टिक अबॉर्शन हो गया 5th हो गए। तो आर से रिकरेंट अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन, या अपन बोल सकते हैं कि हैबिचुअल अबॉर्शन, बार बार अबॉर्शन करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? हैबिचुअल अबॉर्शन करेगी। रिकरेंट अबॉर्शन आर से हो गया। और एम से हो गया सिंड्रोम, एम से हो गया आपका, ये हो गया 5, ये हो गया आपका रिकरेंट 6, और एम से हो गया मिस्ड अबॉर्शन या साइलेंट अबॉर्शन, जो मतलब बेबी की डेथ हो जाए यूटेरस के अंदर, फीमेल्स को पता, मदर को पता ही नहीं चले, वो कंडीशन होगी मिस्ड या साइलेंट अबॉर्शन। ये सारे के सारे 7 अबॉर्शन याद हो गए। अब अपन पढ़ते हैं, देखो थ्रेटनेड अबॉर्शन को अपने टी से डिनोट किया, इनवाइटेबल को आई से, कंप्लीट अबॉर्शन को सी से, और इनकम्प्लीट को आई से, मतलब इनकम्प्लीट इसके बाद में आता है टी से थ्रेटनेड अबॉर्शन। सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएस इसमें क्लोज होता है या ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको अपना गेट क्या रखना, बंद रखना है, क्लोज रहता है
उसके बाद में क्लोज के बाद में क्या, ओपन कर देना अपन को, ओपन कर देना, फिर ओपन के बाद में वापस क्लोज कर देना, वापस क्लोज कर देना, फिर इसके बाद में क्लोज करने के बाद में वापस ओपन कर देना। ये सारे के सारे इसमें ये चारों में ही ओएस देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले क्लोज कर देना, फिर ओपन, वापस क्लोज, फिर ओपन। देखो थ्रेडनेट अबॉर्शन में ओएस क्या होता है, क्लोज होता है। क्लोज मतलब क्लोज का मतलब होता है ओएस कवर है, और आई का मतलब यहाँ अपन बोल सकते हैं इनवाइटेबल अबॉर्शन में ओपन होता है ओएस, और कंप्लीट अबॉर्शन में ओएस क्लोज होता है, और इनकम्प्लीट में ओएस ओपन होता है। अब अपन बात करते हैं TIC। इसमें क्या होता है, अबॉर्शन प्रोसेस कैसे होती हैं, रीच टू द लेवल वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती हैं, पॉसिबल। इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल है, फेटस प्रेजेंट है, मतलब फेटस प्रेजेंट है, फेटस प्रेजेंट है, फेटल हार्ट रेट भी प्रेजेंट है, दैट कंडीशन हो जाएगी थ्रेटनेड अबॉर्शन। देखो अबॉर्शन प्रोसेस रीच टू द लेवल वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं। सेम टू सेम आपको याद रखना है, अबॉर्शन प्रोसेस रीच टू द लेवल वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। आगे प्रेगनेंसी नहीं कंज्यूम हो सकती, नॉट पॉसिबल। उसमें क्या थी, प्रेगनेंसी पॉसिबल थी, इसमें नॉट पॉसिबल। कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी, फेटल हार्ट रेट आपकी अब्सेंट होगी, फेटस अब्सेंट होगा। और कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, सी से क्या होता है, कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट एक्सपल्जन ऑफ फेटस, ये अपन बोल सकते हैं कंप्लीट पूरा का पूरा आपका फेटस का जो भी कंसेप्शन का था वो क्या हो जाएगा, एक्सपल्ड आउट हो जाएगा। दैट कंडीशन कंप्लीट। इनकम्प्लीट में होता है सम पार्ट ऑफ कंसेप्शन इज एक्सपेल्ड आउट एंड सम रिमेन इनसाइड इन यूटेरस, दैट कंडीशन इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया। सेप्टिक अबॉर्शन तो मैंने बता दिया था। सेप्टिक में क्या होता है कि सेप्टिक में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन अबॉर्शन के साथ में इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है, सेप्टिक अबॉर्शन इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, मतलब अबॉर्शन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। इसमें बॉडी टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसमें स्टेज होती हैं, अलग अलग स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती हैं कि इन्फेक्शन स्प्रेड अप टू द यूटेरस। सबसे पहले इन्फेक्शन कहाँ पे स्प्रेड होगा, ओनली फॉर यूटेरस में। उसके बाद में इन्फेक्शन स्प्रेड अप टू द यूटेराइन फैलोपियन ट्यूब्स, और आगे हो जाएगा इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ऑफ दिस आपका हो गया पूरा का पूरा पेरिनियल एरियाज में। दैट कंडीशन इज सेप्टिक अबॉर्शन। उसके बाद में ये देखो TIC सिंड्रोम, TIC ये सारे के सारे पढ़ लिए अपन ने। 3 अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में भी पढ़ लिया। अब आता है सिंड्रोम। और सेप्टिक अबॉर्शन में फिटस अब्सेंट होता है, फेटल हार्ट रेट अब्सेंट होती हैं। वही ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने बता दिया। सिंड्रोम ये हो गया आपका। फिर आपका होता है रिकरेंट अबॉर्शन में, रिकरेंट abortion that also known as habitual abortion, habitual abortion, habitual abortion, recurrent abortion। एक बार वापस देखते हैं, रिकरेंट को हैबिचुअल अबॉर्शन बोला जाता है, आल्सो नाउन एज हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिचुअल अबॉर्शन ये क्या होता है कि अगर ये 2 टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई लेडी 3 बार प्रेग्नेंट हैं और एक भी बार अबॉर्शन की कंडीशन अगर नहीं हुई, दैट इज़ कंडीशन रिकरेंट अबॉर्शन टाइप 1। और एक बार है हैबिचुअल अबॉर्शन आगे होगी, मतलब 3 बार अबॉर्शन की कंडीशन हो गई है, मोर देन 3 बार, और प्रेग्नेंट 3 से ज़्यादा बार हो रही हैं तो टाइप 2 होगा। मतलब टाइप ध्यान में रखना, रिकरेंट को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, हैबिचुअल अबॉर्शन ध्यान रखना, हैबिचुअल अबॉर्शन। एम का मतलब होता है मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड होता है फिटस, मैंने सबसे पहले बता दिया था, फिटस डेथ इनसाइड यूटेरस, इनसाइड यूटेरस।
fetus death inside uterus that is called as miss abortion। सारे के सारे अबॉर्शन हो गए, पूरे के पूरे अबॉर्शन के बारे में पढ़ लिया। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना अबॉर्शन। अब आपके पास में कोई भी डाउट नहीं रहेगा अबॉर्शन के अकॉर्डिंग। अब MTP एक्ट के बारे में 1971 ये पूछ लिया आपके, और 1973 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, ध्यान रखना अमेंडमेंट, और कम इनटू द फोर्स आपका 1975 में। ये दो क्वेश्चन और ध्यान रखना। 1971 में इसका एक्ट आया था, और ये कब अमेंडमेंट 1973 में, और कम इनटू द फोर्स में कब आया था 1975 में। अमेंडमेंट इसका कब हुआ था 1973 में। कम अमेंडमेंट एक्ट कब आया था MTP का 1973, और फोर्स में आया था 1975। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये देखो नॉन मालफिसेंस बेनिफिसेंस वेरासिटी, ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भैया अगर नॉन मालफिसेंस है तो क्या देखने को मिलेगा, नो हार्म्स टू अदर्स। आपके डायरेक्ट ऑप्शन में आपको या तो ये देखने को मिलेगा, मतलब दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये कंडीशन अगर हो रही है नो हार्म टू अदर्स, तो कौन सा इवेंट्स होगा, नो मालफिसेंस। इंपॉर्टेंट काफ़ी इवेंट्स ये आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। नो हार्म्स टू अदर्स, नॉन मालफिसेंस का मतलब नॉन का मतलब नो हार्म्स टू अदर्स, दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना। बेनिफिसेंस का मतलब होता है डूइंग गुड टू अदर्स, बेनिफिसेंस का मतलब डूइंग गुड टू अदर्स, ये पूछा गया था क्वेश्चन। वेरासिटी का मतलब होता है टेलिंग ट्रूथ, सच बोलना। फिडेलिटी का मतलब होता है कीपिंग्स वन प्रोमिस, एक बार पेशेंट्स के साथ में प्रॉमिस करना, कीपिंग वंस प्रॉमिस, फिडेलिटी कंडीशन होगी। ऑटोनॉमी से भी पूछ ले जाते हैं, ऑटोनॉमी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, सारे के सारे ये इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है ऑटोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू मेक हिज और हर ओवन डिसीजन, खुद के डिसीजन वो अपने आप ले सकें, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, पर्सनस की एबिलिटी जो क्या करेंगे टू मेक हिज और हर ओवन डिसीजन, खुद के डिसीजन अपने आप ले सकें। और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। अकाउंटेबिलिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शंस एंड द विलिंगनेस टू बी ए जज ऑन परफॉर्मेंस। खुद की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो खुद अपन बोल सकते हैं खुद के एक्शंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। मतलब खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब रेस्पॉन्सिबल। Accountability is the state of being responsible for one's actions and the willingness to the judge on performance। Responsibility भी बोल सकते हैं, answerability भी बोल सकते हैं, enforcement और blameworthiness, liability and other terms associated with the expectations of account giving। ये सारे के सारे इसके अदर नेम्स हैं। एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं इसके, दो एग्जाम्पल्स अपन बात करेंगे। इन द वर्क प्लेस में कैसे अपन बोल सकते हैं, एक वर्क प्लेस में ना छोड़ के आपका मान लो सीनियर और जूनियर है, सीनियर ने ये काम बताया था कि आपको ये करना है जूनियर को, तो जूनियर को वो उस काम के अकॉर्डिंग कैसे रेस्पॉन्सिबल, दैट इज़ कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी उसमें आएगी। इन द वर्क प्लेस में कैसे अकाउंटेबिलिटी मीन्स टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वर्क, खुद के वर्क के अकाउंट, शोविंग अप एंड accomplishing what you said you would। It also involves trusting your teammates and knowing you can count on each other to get things done। मतलब आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, टीममेट्स हैं हो गए, आपके टीम मेंबर्स हो गए और accomplish करता है उसमें खुद के जो भी डिसीजंस हैं, और उसमें क्या होगा आपके टीममेट्स पे आपको क्या होगा, ट्रस्ट होगा। मतलब ये बोल सकता है खुद के उस काम के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड आपका अकाउंटेबिलिटी। लीडरशिप रोल्स हो गया, वर्क प्लेस में देखने को मिलेगा। लीडरशिप रोल्स में अकाउंटेबिलिटी मीन्स एक्नॉलेजिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, डिसीजंस एंड प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज। खुद के डिसीजंस हो गए, एक्शंस हो गए, प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है BMI। क्वेश्चन पूछा गया था BMI के अकॉर्डिंग। BMI क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स अपन बोल सकते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होती हैं 18.5 से 24.9 इसकी नॉर्मल BMI होती हैं। BMI नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 18.5 से 24.9। अब इससे कम क्या होगी, कौन सी कंडीशन अगर होगी, और 24.9 से ज़्यादा हो रहा है BMI तो कौन सी कंडीशन अगर होगी, अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं।
फॉर्मूले से भी ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ BMI 18.5 से 24.9। BMI फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया वेट किस में, केजी में, और हाइट मीटर स्क्वायर में। तो वेट अपॉन वेट केजी में होगा और हाइट आपकी मीटर स्क्वायर में। ये है इसका BMI का फॉर्मूला। अगर किसी पेशेंट का वेट 70 kg है और उसकी हाइट अपन बोल सकते हैं कि 7 मीटर है, तो देन BMI उसकी कितनी होगी, इसके अंदर 7 का भाग लगा देंगे चित्र के अंदर, तो 10 kg आएगा, BMI उसका 10 आएगा। तो BMI का फॉर्मूला भी याद रखना। अब अपन बात करते हैं कि BMI की कितनी क्या रेंज पे कौन सी कंडीशन अगर होगी। ओवरवेट कितना होगा, ओवरवेट है 24.9 से ज़्यादा है तो वो कंडीशन होगी ओवरवेट। ओवरवेट की कंडीशन कब कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू ओवरवेट की कितनी होनी होती हैं, ओवरवेट होता है 25.0 से 29.9, ये होता है ओवरवेट की कंडीशन। आगे 29.9 से कंडीशन होगी ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी क्लास होती हैं, थर्ड क्लास होती हैं। एक तो 30.0 से 34.9 क्लास 1 में आएगी ओबेस क्लास 1, और ओबेस क्लास सेकेंड में होगी 35.0 से 39.9, और ओबेस क्लास थर्ड में आएगी मोर देन 40, दैट इज कॉल्ड एज क्लास थर्ड। क्लास थर्ड हो गई आपकी ओबेसिटी पूरी। अब अपन विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम इनके सारे के सारे नाम से याद हो जाएंगे तो कुछ अपन बोल सकते हैं कुछ हार्ड नहीं है, आपके सारे के सारे ईजी हो जाएंगे। तो विटामिन्स अपन पढ़ेंगे। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल रेटिनॉल की कमी से रतौंधी होता है, ध्यान रखना। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन के का नाम मेनाडियन। विटामिन के का नाम मेनाडियन सभी को होता है, ब्लीडिंग होती हैं। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन के का मेनाडियन, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखना नाम सारे के सारे। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। पेपर सॉल्यूशन में मैं इसको बताया हूँ क्या कौन सी क्वेश्चन इससे पुट अप हुआ था, प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें विटामिन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन B1 ये क्वेश्चन आया था। विटामिन B1 थायमीन ये भी आया मतलब इसके विटामिन B1 B2 B3 करके इसके नाम आमने सामने थे, तो कौन सा था। तो विटामिन B1 का नाम थायमीन हो गया, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 का नाम हो गया नियासिन। ये तीन आए थे। ये भी आया था पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का हो गया पेंटोथेनिक एसिड, मतलब B1 B2 B3 और B5 हो गया, B4 नहीं होता है। इसके सामने ये सारे के सारे मतलब थोड़े उल्टे नाम देख लिया तो आपस में मिलान कीजिए इनको। तो पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम है, विटामिन B5 का। और विटामिन B6 भी होता है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 होता है बायोटीन। विटामिन B7 होता है बायोटीन। और विटामिन B9 का फोलेट होता है, पूछा जाता है विटामिन B9 फोलेट। और विटामिन B12 होता है कोबालामीन। विटामिन B12 का नाम होता है कोबालामीन। विटामिन B12 का नाम कोबालामीन। बस आज ही के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कीप योर स्माइल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।